मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंच चुके हैं और वे वहां के कोविड कमांड और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार वो हर जिले में जा रहे हैं और कोविड का हालचाल ले रहे हैं कि किस प्रकार से कार्य प्रणाली कार्य कर रही है और हम लोगों को किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमांड रूम और कंट्रोल का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। पिछली एक सदी के सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है। इस सामूहिक लड़ाई का परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन इन सबके सहयोग से जिस अभियान का हिस्सा बनी है
उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने इन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले, प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। ऐसे ही प्रदेश के बारे में, एक्टिव केस के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के कई लाख पहुंच जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल को थे, 3,10,000, और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी। हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह एनआईवी पुणे भेजे थे। हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी। हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। आज प्रदेश में 80,000 आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वह लगभग 17% तक पहुंची थी, आज वह 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% से अधिक है। ये लगातार उसमें वृद्धि हुई है। और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। थर्ड वेव की आसन्न संकट को भी ध्यान में रख करके हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हुई है। अभी से पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। कोविड प्रबंधन और भविष्य की अन्य आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए आज मैंने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। यहां पे तीनों जनपद के, मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घट करके 1 से नीचे आ चुका है।
रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएससीज में, जिन्हें स्थापित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। निगरानी समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का आरआरटी की टीम जाकर के अगले 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं कि मुकाबला करने से विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबा टीम सरकार मुफ्त में रही है वैक्सीन। लोग वैक्सीनेशन जन सुनवाई केंद्र जो सीएस, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा, और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस बहुत तेजी से फैल रहा है और कोविड-19 भी, हर तरफ लोगों की इससे जिंदगियां जा रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिले में जा रहे हैं और स्वयं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चाहे जो भी करना पड़े
हमें हर हाल में लोगों की जिंदगियां बचानी हैं और कड़े निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी एकजुटता ही इस कोरोना की लड़ाई में हमें जिताएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण आने पर अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस, इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने ना दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस
लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूं। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। वही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं। अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच। आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मनी मनी। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे। और मार कहाँ रखा है? अरे वही तो है। लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं थे? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए नहीं चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए। और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।